प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मनीष शंकर तिवारी, ई क्लासेस बाय मनीष सर में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। व्यवस्थापिका को हम लोग पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज हम देखेंगे कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति जिसके पास है वह है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के समस्त अंगों की कार्यकुशलता के लिए अंतिम रूप से कार्यपालिका ही उत्तरदायी अर्थात जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका जो है वह होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आज हम इसी वास्तविक कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की। शासन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कार्यपालिका को हम प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रपति भवन के रूप में दिखा रहे हैं, जिसके प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ। तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का विशेष महत्व होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तो है, लेकिन किसको प्रधानमंत्री बना दे वो, इसके लिए संविधान में उल्लेख किया गया है। उसमें ये बताया गया है राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति हेतु आमंत्रित करता है और उसे शपथ दिलवाता है। तो इस तरह से आप ये चित्र देखकर समझ रहे हैं कि लोकसभा जो 543 सीटें जहां पर होती हैं, वहां पे पूरे देश से 543 सांसद चुनकर जाते हैं। उन 543 सांसदों में जिस भी राजनीतिक दल के पास में 272 सांसद होंगे वह सरकार बनाता है। लेकिन यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, जितने दलों ने चुनाव लड़ा, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तब ऐसी स्थिति में जो है क्या करते हैं, इतने सारे दल हैं, किसी के पास 100 सांसद हैं, किसी के पास 50 सांसद हैं, 273 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसी दल के पास नहीं है। तब राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक से यह निर्णय लेता है और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जो लोकसभा में विश्वास हासिल कर, विश्वास प्राप्त कर स्थिर सरकार प्रदान कर सके। यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। शासन की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में ही होती हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक्चुअल में मंत्रिपरिषद को ही महत्व दिया गया है राष्ट्रपति के साथ में, लेकिन चूंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति होता है कार्यपालिका का। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसे असीमित शक्तियाँ मिली हुई होती हैं। मतलब जब तक उसके पास में लोकसभा का बहुमत है, वहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है सांसदों का, तब तक उसके पास में शक्तियाँ असीमित हैं। लेकिन जब वहाँ पे सांसदों ने समर्थन व्यक्त करना बंद कर दिया, उसके प्रति अविश्वास दर्शा दिया, तो उसे प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ता है और उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब तक लोकसभा में उसको बहुमत है, वह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा का नेता। तो क्या होता है? प्रधानमंत्री सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा सदन में करता है। सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण भी वही कराता है। अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य उसके निर्देशन में होते हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि चूंकि मंत्रिपरिषद का लीडर होता है प्रधानमंत्री, नेता होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मंत्री हैं वह उसके निर्देश में ही काम करेंगे। कोई भी मंत्री यदि सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने जा रहा है तो वह अपने कैप्टन की, अपने लीडर की अनुमति के बगैर प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है।
बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री भी मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को हम लोकसभा का नेता भी कहते हैं। अब मंत्रिपरिषद का गठन, जैसा कि हमने बोला कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है और कोई भी मंत्री सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, तो ये मंत्रिपरिषद का गठन होता कैसे है? देखिए, सांसदों ने मिलके अपना नेता चुना, वे सारे सांसदों ने जो नेता बनाया उसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक सूची तैयार की जाती है और राष्ट्रपति उन सभी को मंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है, 272 सांसदों में से कुछ सांसदों की सूची प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। फिर राष्ट्रपति उन सांसदों को आमंत्रित करता है सूची अनुसार और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला देता है। अब इसके बाद में मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति ने दिला दी, लेकिन किस सांसद को जो मंत्री बन चुका है उसको कौन सा विभाग देना है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, विभागों में परिवर्तन, ये सब कौन करता है, प्रधानमंत्री। और आवश्यकता अनुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये अलग अलग मंत्रियों का बंटवारा विभागों का कर दिया है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री। लेकिन अगर लगता है कि विभागों में परिवर्तन करना है तो विदेश मंत्री को रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री को गृह मंत्री, गृह मंत्री को कृषि मंत्री, ये कार्य भी प्रधानमंत्री कर सकता है मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करके। ठीक है, इसके बाद एक और काम कर सकता है, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप भी करता है वो। हालांकि विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों को सरकारी नीतियों के अनुसार संचालित करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री जो है आवश्यकतानुसार विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके साथ साथ वह संबंधित मंत्री को आवश्यक सुझाव, निर्देश अथवा मार्गदर्शन भी दे सकता है। जैसे वित्त मंत्री यदि बजट तैयार कर रहे हैं तो वह वित्त मंत्री को कॉल करके बुला करके ये बोल सकते हैं कि बजट में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है जो जनता के हितार्थ में है, यदि आपसे छूट गई हो तो उन्हें जोड़ लीजिए। रक्षा मंत्री को बुलाकर ये बोल सकता है कि सीमाओं की स्थितियों के बारे में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री कृषि मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, किसी भी मंत्री को बुलाएगा अपने पास और आवश्यकता अनुसार उनको आवश्यक सुझाव, निर्देश अथवा मार्गदर्शन भी दे सकता है और देता है। मंत्रियों को हटाने का भी अधिकार होता है। कैसे? मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर रह सकते हैं। देखिए, भले सारे सांसदों ने प्रधानमंत्री नियुक्त कराया, प्रधानमंत्री महोदय ने उन सांसदों में से कुछ को मंत्री बनाया, मंत्री बनाने के बाद उन मंत्रियों को विभाग दे दिए। विभाग देने के बाद यदि लगता है कि किसी विभाग का मंत्री ठीक कार्य नहीं कर रहा है या उस पर कोई आरोप है तो प्रधानमंत्री या फिर उसका उपयोग प्रधानमंत्री महोदय मंत्रिपरिषद की जगह किसी अन्य कार्य में करना चाहते हैं, किसी आयोग इत्यादि में करना चाहते हैं, तो भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से उन मंत्री महोदय को हटा सकते हैं। मतलब जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है, जब तक प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है, तभी तक वह मंत्री अपने पद पर रह सकता है। लेकिन यदि त्यागपत्र मांगने पर भी वह मंत्री त्यागपत्र देने से मना कर दे तो क्या होता है, प्रधानमंत्री महोदय ने उससे कहा कि आपको अपने पद से हटाया जाता है, और यदि उसने ये कह दिया कि मैं अपने पद से नहीं हटूंगा, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं कि इस मंत्री को हटाना है, इसको आप हटा दीजिए या बर्खास्त कर दीजिए। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति महोदय मंत्री जी को बोल सकते हैं और मंत्री जी को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं और फिर उस मंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है, बर्खास्त होना पड़ता है। यह एनिमेशन से आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, क्योंकि प्रधानमंत्री वैसे भी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं।
अब मंत्री परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की स्वीकृति प्रधानमंत्री देता है। मंत्री परिषद के निर्णय साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन यदि कभी कोई मतभेद हो जाए या कोई विचार ना बने, एक मत ना हो पाए किसी विषय पर, तो वहाँ पर बहुमत अर्थात वोटिंग भी करा ली जाती है और बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है। इसके बाद नियुक्ति संबंधी कार्य। आपने राष्ट्रपति वाले अध्याय में देखा कि भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, सेनापति, जल थल सेना के अध्यक्ष, आयोगों के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इत्यादि नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन चूंकि वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार तो है, पर ये सभी नियुक्तियां जो हैं वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती हैं। विदेशों में भारत के राजदूत हों या राज्यों के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य इत्यादि की नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही की जाती है। इसके बाद सरकार का अधिकृत प्रवक्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार के अधिकृत प्रवक्ता भी होते हैं, चाहे वह देश के अंदर हों या विदेश में हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ही सरकार की प्रमुख नीतियों के बारे में अपनी बात रखने वाले प्रमुख एवं अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है। प्रायः आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं। आप देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं तो जो नेता हैं वो भारतीय जनता को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से। इसके बाद जनता उनको वोट करती है, फिर वह लीडर प्रधानमंत्री बनता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। तो प्रधानमंत्री को लेकर के आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिपरिषद का अधिक शक्तिशाली भाग परंतु आकार में छोटा भाग मंत्रिमंडल होता है। तो यहाँ पर जब मंत्रिमंडल साथ में होता है पूरा, तो वह मंत्रिपरिषद होता है, पूरा स्वरूप जो बहुत बड़े आकार का होता है। लेकिन उसमें से कुछ मंत्रियों को यदि अलग कर दिया जाए तो वह मंत्रिमंडल होता है और प्राइम मिनिस्टर्स की कैबिनेट कहलाती है वो। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का स्वरूप बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, उसमें सदस्य संख्या अधिक होती है मंत्रियों की, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, उसके सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री आते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। इस तरह से पूरे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और अंत में उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान या प्रमुख या अध्यक्ष कहें वह प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ही होती है और जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें सबसे पहली चीज प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों का चयन, उनके विभागों का बंटवारा और उनको पद में रखना या हटाना, ये सारा के सारा काम प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद शासन की नीतियों के निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता होती है। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य किसी भी विभाग का मंत्री हो, वह प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात अपन देख चुके हैं
किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए सिर्फ संबंधित विभाग का मंत्री ही जवाबदार नहीं होता, अपितु संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर गेंद खेली जा रही है, लेकिन इस खेल में यदि गेंद को गोल तक नहीं पहुंचाया गया, किसी एक खिलाड़ी की यदि गलती होती है तो उससे पराजय सारी टीम की होती है। उसी तरह मंत्रिमंडल होता है, यदि किसी मंत्रिमंडल के या मंत्री परिषद किसी एक विभाग के मंत्री ने भी कोई कार्य गलत कर दिया, कोई ऐसा कार्य कर दिया जो उचित या अनुचित जैसा भी हो, उसकी जवाबदारी केवल उस मंत्री की नहीं होती, संपूर्ण मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व हो जाता है उस पर। ठीक टीम भावना की तरह मंत्री परिषद कार्य करती है। गोपनीयता की अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहती है। कोई भी मंत्री इसे प्रकट नहीं कर सकता कि हमारे द्वारा, चूंकि ये पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है, मंत्री को अपने पद ग्रहण करने के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, इसके बाद ही वह मंत्री बनता है और अपने विभाग के जो कार्य होते हैं उनको गोपनीय रखा जाता है। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, इसके बाद हम शक्तियों की बात करें तो पहली चीज़ आती है नीति निर्धारित करना। तो देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैदेशिक आदि समस्याओं का हल करने के लिए मंत्री परिषद समस्त पहलुओं पर विचार करती है और इसके बाद नीति निर्धारित करती है, विधेयक इत्यादि प्रस्तुत करके उन पर जरूरत पड़ने पर एक्ट या कानून भी बनाती है। इसके बाद नियुक्ति संबंधी कार्य, देश के भीतर एवं बाह्य महत्वपूर्ण पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां जैसे राजदूत, राज्यपाल, विभिन्न आयोगों के सदस्य एवं अध्यक्ष तथा महान्यायवादी आदि की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। मतलब सिफारिश मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से करता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है, अध्यक्ष होता है, वह इसकी अनुशंसा माननीय राष्ट्रपति महोदय से करते हैं और राष्ट्रपति महोदय उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर देते हैं। ठीक है। अब वित्त संबंधी कार्य, तो देश के आय व्यय पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है कि कितना पैसा, राष्ट्रीय आय क्या निर्धारित करना है, विकास दर कितनी निर्धारित करना है, ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल पर डिपेंड करता है। जैसे वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, उसको मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है, फिर मंत्रिमंडल की जब स्वीकृति मिल जाती है उस बजट को, तब वह उसे ले जाकर सदन में प्रस्तुत करता है, या फिर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से फिर उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, बजट यदि लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया और यदि बजट को सदन के द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तो क्या होता है, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। आपने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर चर्चा होती है और यदि सदन में उस बजट को स्वीकृति नहीं मिली तो जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है उसे इस्तीफा देकर अलग होना पड़ता है और इस तरह से सरकार भी खतरे में पड़ जाती है। राष्ट्रपति को परामर्श, मंत्री परिषद समय समय पर राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है और किसके माध्यम से देता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह या परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है। 42वें संविधान संशोधन में इस बात को कहा गया है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर कोई कार्य राष्ट्रपति नहीं करेगा। चलिए विद्यार्थियों, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को समझ लिया है। अब इसके बाद आपको हल करना है ये छात्रोपयोगी प्रश्नावली, जिसमें 5 प्रश्न हैं। इनको आप हल कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने शिक्षक से उसको जांच कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। अगले विषय वस्तु के साथ, अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।